पिछले वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि अगर जैसे फर्स्ट कीजिए मेरे पास एक रस्सी है और एक तरह का स्ट्रिंग है और मैंने इसके एक एंड को थाम रखा है और मैं इसको जर्क करता हूं, उसको ऊपर उठाया और फिर नीचे लेकर गया तेजी से और फिर वापस इसके रेस्टिंग पोजीशन पर ले आया, तो मैं एक डिस्टर्बेंस या एक परटर्बेशन इस स्ट्रिंग में, इस तार में, इस रस्सी में पैदा करूंगा जो कुछ इस तरह का होगा। और ये सिर्फ एक मरतबा इसको जर्क करने का ऊपर नीचे और फिर रेस्टिंग पोजीशन पर वापस लाने का नतीजा होगा और ये परटर्बेशन जो है ये आगे की तरफ मूव करेगा। मैं इसको थोड़ा सा साफ करके बना दूं और ये जो जर्क है ये कुछ इसके नतीजे में जो परटर्बेशन या डिस्टर्बेंस पैदा होगी इस स्ट्रिंग में वो कुछ इस तरह की होगी और कुछ देर बाद ये जो परटर्बेशन या डिस्टर्बेंस है इस रस्सी में ये थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा और ये कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा और ये अभी भी आगे बढ़ता रहेगा। और पिछली वीडियो में हमने ये कहा था कि ये जो डिस्टर्बेंस जो कि प्रोपगेट हो रहा है इस स्ट्रिंग से या इस मीडियम से, अगरचे इसको बाज़ दफ़ा मीडियम की ज़रूरत नहीं भी होती, इसे हम कहते हैं वेव। और इस कंडीशन में जबकि सिर्फ एक वेव हो हम इसे पल्स वेव कहते हैं। पल्स वेव क्योंकि ये सिर्फ एक है, एक परटर्बेशन है स्ट्रिंग में। अब अगर मैं यही अमल बार बार दोहराता हूं, यानी कि स्ट्रिंग को बार बार ऊपर नीचे और फिर रेस्टिंग पोजीशन में फिर बार बार ऊपर नीचे रेस्टिंग पोजीशन, ऊपर नीचे रेस्टिंग पोजीशन पे लाता रहूं, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि इस स्ट्रिंग में आगे पीछे वेव्स पैदा होती चलेंगी। खास तौर पर ये मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं कि जब मैं अपने हाथ को एक कांस्टेंट रेट से, एक मखसूस स्पीड से या एक मखसूस रेट से मैं इसको हिला रहा हूं, तो ये वेव जो है ये भी इसी तरह से किसी न किसी वेलोसिटी के साथ ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। और ये एग्जैक्टली वही टाइप, उसी तरह की वेव है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाह रहा हूं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो ये जो वेव है ये ऊपर नीचे जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी और फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो क्योंकि ये ज्यादा वेव्स हैं लिहाजा हम इसको कहेंगे पीरियोडिक वेव, क्योंकि इसकी जो मोशन है वो रिपीट हो रही है, खास मखसूस वक्फे के बाद बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम इसको पीरियोडिक वेव भी कहते हैं। तो अब सवाल यह है कि मैं अगर अपने हाथ को जर्क दूंगा या झटका दूंगा, तो उस पूरे झटके में, यानी कि ऊपर उठाया फिर नीचे लेकर गया और फिर रेस्टिंग पोजीशन पर लेकर आया, तो उसकी हाइट कितनी होगी? उसकी हाइट कितनी होगी? तो वही उस वेव की हाइट होगी, यानी कि ये वेव जो है कितना ऊपर जा रही है, ये वाला जो हिस्सा है रेस्टिंग पोजीशन से इसकी पीक या हाईएस्ट पोजीशन तक का जो ये डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड, जिसे हम उर्दू में हीता भी कहते हैं और आपने मल्लाहों को, मैरिनर्स को सुना होगा। आमतौर पर वो वेव हाइट की बात करें। वेव हाइट जो है दरअसल किसी भी वेव के लोएस्ट पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, उसे वो वेव हाइट कहते हैं। लेकिन एम्पलीट्यूड जो होता है वह रेस्टिंग पोजीशन से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक या पीक तक का फासला होता है, इसको हम पीक कहते हैं। और जो निचला, सबसे निचला पॉइंट होता है उसको हम ट्रफ कहते हैं। वैसे हाईएस्ट पॉइंट को हम क्रेस्ट भी कहते हैं, लेकिन आजकल हम इसको पीक कहते हैं। तो अब अगर आप इसी बोट में हो तो आपको एक वेव जो है कुछ इस तरह से बहुत बॉटम से लेकर ऊपर की तरफ वेव हाइट नजर आएगी। बहरहाल वो हमारी इस वक्त की डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत सारी वेव्स होती हैं जो इस तरह से हिलाने पर भी किसी मीडियम को पैदा नहीं, तो बहुत कई तरह की डिफरेंट वेव्स होती है। लेकिन इस वक्त अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए इसी खास वेव फॉर्म को पर फोकस कर रहा हूं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका जीरो पोजीशन से लेकर पीक तक का, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि भाई जरा ये तो बता दीजिए कि आप जो इस स्ट्रिंग को, इसको रस्सी को हिला रहे हैं, तो आप कितनी देर में एक साइकिल पूरा कर रहे हैं? यानी कि आप ऊपर गए, फिर नीचे आए और फिर वापस रेस्टिंग पोजीशन पर आए, तो आप कितना वक्त, यानी कि हाउ लॉन्ग, आप कितनी देर लगा रहे हैं एक पूरा साइकिल, यानी कि अप डाउन और फिर रेस्टिंग पोजीशन तक वापस आने में आप कितना टाइम, जिसको हम एक साइकिल कहते हैं, ईच साइकिल, हर साइकिल को पूरा करने में आप कितना वक्त लगा रहे हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं पीरियड। ये पीरियड होता है, यानी ये वो वक्त होता है जो कि एक साइकिल को मुकम्मल होने में लगता है। फर्ज कर लीजिए मैं इसको 2 सेकंड में एक मरतबा पूरा चक्कर लगा रहा हूं, या ये कि मैं 1 सेकंड में 2 चक्कर, आधे सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा हूं। बहरहाल मैं जितना भी वक्त ले रहा हूंगा वो उसका पीरियड कहलाएगा। दूसरा सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि मैं एक सेकंड में कितने साइकिल्स एक सेकंड में, हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकंड, यानी मैं एक सेकंड में कितने साइकिल्स दे रहा हूं। अब गौर कीजिए, ऊपर का सवाल था
कितने सेकंड में एक साइकिल पूरा हो रहा है, ये इसको मैं सही कर दूं ताकि दोनों चीजें मैच हो जाएं। कितने सेकंड में एक साइकिल पूरा हो रहा है, इसको मैंने पीरियड कहा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेव है, जिस मैं एक स्ट्रिंग को हिला रहा हूं और 5 सेकंड में एक साइकिल पूरा कर रहा हूं, यानी कि हर 5 सेकंड में मैं एक साइकिल पूरा कर रहा हूं। तो इस केस में एक सेकंड में कितने साइकिल होंगे, और जाहिर बात है कि ये जो है ये ऊपर नीचे और फिर वापस रेस्टिंग पोजीशन तक वापस आने का जो एक वक्त का जो दौरानिया होगा, एक जो टाइम होगा, वो तो हमारा पीरियड हो जाएगा। लेकिन ये जो एक सेकंड में होता है, ये पीरियड जो है, हाँ पीरियड को मैं लिखना भूल गया, पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, जबकि ये जो प्रोसेस है हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकंड, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये निकला है फ्रीक्वेंटली से, यानी कितनी तेजी से आप कर रहे हैं। तो ये इसको हम एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, एफ स्मॉल एफ से हम इसे जाहिर करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी वेव है जिसका पीरियड 5 सेकंड्स पर साइकिल है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका रिवर्स होगी, उसका उलट होगी, बल्कि इनवर्स होगी। ये होगा 1/5 साइकिल्स पर सेकंड। आप अगर गौर कीजिए तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि ये दोनों असल में एक दूसरे के इनवर्स हैं। पीरियड अगर सेकंड्स पर साइकिल है तो फ्रीक्वेंसी जो है साइकिल्स पर सेकंड है, और दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं। और ये बात आप थोड़ा सा अकल लड़ा के भी समझ सकते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/t होती है, और t जो होता है वो 1/f होता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी और पीरियड दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेव है और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी वो 10 साइकिल्स पर सेकंड है, 10 साइकिल्स पर सेकंड है, तो अच्छा हाँ, इसका जो यूनिट है उसे हम हर्ट्ज कहते हैं, ये भी मैं बताना भूल गया था। साइकिल्स पर सेकंड को हम हर्ट्ज कहते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर है, जर्मन साइंटिस्ट के नाम पर। तो फ्रीक्वेंसी जो 10 हर्ट्ज, आपने हर्ट्ज बहुत सुना होगा, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज आपने सुना होगा, तो ये वही हर्ट्ज है। तो 10 साइकिल्स पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, जो टाइम होगा, इसका पीरियड जो होगा वो 1/10 सेकंड्स पर साइकिल, यानी एक साइकिल को पूरा होने में एक सेकंड का 10वां हिस्सा लगेगा, या ये कि एक सेकंड में 10 वेव्स पूरी होंगी। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। हाँ, ये दोनों चीजें फ्रीक्वेंसी और पीरियड एक दूसरे का उलट, इनवर्स जरूर हैं। अब जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि ये वेव जो है ये मूव कर रही है, तो सवाल उठता है कि कितनी तेजी से मूव कर रही है, यानी कि कितनी वेलोसिटी के साथ ये राइटवर्ड मूव करे। अब वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। और वेलोसिटी को समझने से पहले मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ होता है जो दो रेस्टिंग पॉइंट्स, किसी भी वेव के जो दो रेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स इनके आपस का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हम कहते हैं कि ये एक वेवलेंथ है, यानी एक वेव की लेंथ है। वेवलेंथ दरअसल है होती ही किसी वेव की लंबाई है। तो एग्जैक्टली 1 साइकिल, सिर्फ एक साइकिल की जो लेंथ होगी, जैसे पीक टू पीक अगर मैं चाहूं ये डिस्टेंस ले लूं, तो ये एक वेवलेंथ होगी। ट्रफ से लेकर ट्रफ तक का, दूसरी ट्रफ तक का फासला होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो भी एक वेवलेंथ कहलाएगा। और अगर मैं बीच में कोई पॉइंट लेता हूं, जो कि ना तो पीक हो ना ट्रफ हो, ये बीच का कोई सा पॉइंट हो, तो ये जो पॉइंट है ये भी, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होगा। लेकिन शर्त यह है कि सेम पोजीशन के साथ साथ दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर मैंने फर्ज कर लीजिए बीच में ये कोई पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट पोजीशन तो सेम है, लेकिन ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ। लिहाजा ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के दोनों का आपस का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो वेवलेंथ कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम पोजीशन के साथ साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये भी एक वेवलेंथ होगी। और वेवलेंथ आपको ये बताती है कि आपने एक वेव में ट्रेवल करने के बाद एक वेव ने कितना फासला तय किया। तो वेवलेंथ जो है वो बराबर होती है हाउ फार, यानी कि कितना फासला, कितनी दूर गई है वेव, हैव ट्रेवल। एक वेव जो है, एक वेव ने कितने फासला तय किया है अपना एक साइकिल या एक पीरियड पूरा करने के बाद। वैसे पीरियड नहीं होना चाहिए, या ये क्यों कहिए कि साइकिल, 1 साइकिल, एक साइकिल पूरा करने में उस वेव ने कितना डिस्टेंस पैदा किया है, कितना डिस्टेंस तय किया है, कितना फासला तय किया है। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो पीरियड जो है
या ये साइकिल जो है इसका वेलोसिटी से ताल्लुक जोड़ सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस, मैं इसको बाकायदा लिख देता हूं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक वेव की वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस को हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर मैं सिर्फ एक वेव की बात करूं, पीरियोडिक वेव की, किसी सिर्फ एक वेव की बात करूं, तो उसमें क्या होगा? वेव लेंथ, वो फासला है जो कि एक साइकिल के दौरान उस वेव ने तय किया है। मैं पल्स वेव की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिए, मैं पीरियोडिक वेव की बात कर रहा हूं, यानी कि ये बहुत सारी वेव्स गुजर रही हैं और उनमें से कोई एक वेव मैंने ले ली है। वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, इस केस में टाइम क्या होगा? टाइम होगा पीरियड, यानी कि वो वक्त जो उस वेव ने अपना एक साइकिल पूरा करने में लगाया। ठीक, और पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस का रिलेशन मुझे मालूम है, तो मैं इस चीज को, वेवलेंथ की जो सिंबल है वो है लैम्डा, ये मैं लिखना भूल गया था, ये लैम्डा जो ग्रीक लेटर लैम्डा है और ये एल का इक्विवेलेंट है ग्रीक लैंग्वेज में। तो वेलोसिटी क्या होगी? लैम्डा वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ये पीरियड कैपिटल टी। इसको मैं यूं लैम्डा टाइम्स 1/t। 1/t क्या होता है? 1/t होता है फ्रीक्वेंसी। तो मैं इस वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। और ये वो बेसिक इक्वेशन है जिसे इस्तेमाल करते हुए आप वेव मोशन के सारे बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब वेलोसिटी जो है, मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक वेव है जो कि 100 मीटर्स पर सेकेंड से की वेलोसिटी से राइटवर्ड मूव कर रही है और मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम है जो कि मुझे दी गई है। कितनी फ्रीक्वेंसी है जनाब इसकी? चलिए हम मान लेते हैं कि ये 20 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ये वेव जो है ये मूव कर रही है और डायरेक्शन मुझे दे दी गई है, राइटवर्ड दे दी गई है। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी को समझना चाहें तो आप यूं भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक बहुत छोटी सी खिड़की है, बहुत छोटी सी खिड़की है और इस खिड़की में आप आंख लगा के बैठ गए और इसके सामने से एक सेकंड में जितनी भी वेव्स गुजर रही हैं, जैसे इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 10 तक, एक सेकंड में 20 तक, जितनी 20 वेव्स गुजर रही हैं, जैसे इस एग्जांपल में 20 वेव्स एक सेकंड में गुजर रही हैं, यानी कि अगर आप आंख लगा के बैठेंगे तो एक सेकंड में आपके सामने से 20 वेव्स गुजर जाएंगी। तो अब मुझसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि इस वेव की वेवलेंथ कितनी है, यानी कि इसके एक वेव की लेंथ कितनी है। तो 100 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 20, ये फ्रीक्वेंसी से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओह सॉरी, मैं यूनिट्स लिखना भूल गया, यूनिट्स लिख देता हूं पहले। तो 100 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 20 साइकिल्स पर सेकेंड। मैं हर्ट्ज अभी नहीं लिख रहा यहां पे, 20 साइकिल्स पर सेकेंड। अब मैं लैम्डा के वो मालूम करने के लिए 100 मीटर्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1/20 इंटू सेकेंड्स पर साइकिल्स इज इक्वल टू लैम्डा, ये लैम्डा के बराबर। तो ये 100 को मैंने 20 पे तकसीम किया, 5 हो गया और ये जो सेकंड है ये इस सेकंड से कट जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आएगा 5 मीटर्स पर साइकिल, यानी कि ये जो लैम्डा है ये दरअसल हर वेव की लंबाई जो है वो 5 मीटर्स होगी, यानी एक वेव जो है वो 5 मीटर जितनी लंबी होगी। और इस सिचुएशन में एक अच्छी खासी बड़ी वेव होगी और बहुत यूं कहें कि अच्छी खासी तेज रफ्तार वेव भी होगी। और याद रखिए यूनिट्स का आपस में करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम यूनिट्स को सेम रखेंगे हमेशा की तरह। तो पीरियड का क्या होगा? पीरियड जाहिर बात है उलट होगा, तो ये हो जाएगा 1/20 सेकेंड्स पर साइकिल, फ्रीक्वेंसी का उलट पीरियड आ गया। तो ये बेसिक फार्मूलाज इस्तेमाल करते हुए आप बड़ी आसानी से कोई सा भी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वेव मोशन का। और मैं तकरीबन ये वीडियो अपनी खत्म कर चुका हूं और यहाँ पर मैंने आपको ये कुछ वेरिएबल्स भी बता दिए जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हम कोई अननोन वेरिएबल मालूम कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद है यह वीडियो आपके समझ में आई होगी। शुक्रिया।